बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में मैं CSS 2017 में जो एक सेक्शन है उसको सॉल्व करूँगा। इंस्ट्रक्शन है इसके साथ, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर फिलिंग इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली। ब्लैंक्स है उसको फिल करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शंस के थ्रू। सेंटेंस नंबर 1, आई कैन नॉट बाई दिस कार डैश दिस प्राइस। अब हम किसी चीज़ को अगर किसी चीज़ के रिटर्न में हासिल करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं फॉर। तो इस सेंटेंस का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, फॉर। सेंटेंस इस तरह होगा, आई कैन नॉट बाई दिस कार फॉर दिस प्राइस। अब हम उर्दू इंटरफेरेंस की वजह से हम कहते हैं कि इस कीमत पे, तो फिर हम आन यूज़ करते हैं, आई कैन नॉट बाई दिस कार ऑन दिस प्राइस। लेकिन ये मदर टंग इंटरफेरेंस की वजह से हम रॉन्ग प्रपोजिशन यूज़ करते हैं। असल में करेक्ट प्रपोजिशन जो यूज़ होता है इस तरह के केसेस में वो है फॉर। सेंटेंस नंबर 2, दीज सेंड दीज बुक्स डैश माई होम एड्रेस। अगेन अगर हम मदर टंग इंटरफेरेंस के बेस पे प्रपोजिशन लगाए तो यहाँ पर आएगा कि इन किताबों को मेरे एड्रेस पे भेज दो, तो हम आन लगाएंगे। लेकिन इंग्लिश में जो किसी चीज़ एक्शन का टारगेट होता है या कोई डेस्टिनेशन होता है जहाँ पर कोई चीज़ रिसीव किया जाता है, उसके लिए हम प्रपोजिशन यूज़ करते हैं टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी। सेंटेंस इस तरह होगा, सेंड दीज बुक्स टू माई होम एड्रेस। सेंटेंस नंबर 3, मंकीज लिव डैश ट्रीज। अब प्रपोजिशन है, प्लेस का प्रपोजिशन है, तो जब कोई बाउंड्रीज हो, जिस तरह ट्रीज़ में बाउंड्रीज हो, ट्रीज़ में कोई चीज़ लिमिटेड होता है, फोर साइड पे सराउंडेड होता है, तो लीव्स से सराउंडेड होता है, तो इस तरह के केसेस में हम प्रपोजिशन एन यूज़ करते हैं। एट हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि एट द ब्रांच ऑफ अ ट्री, तो फिर एट आना था। अपान और ऑन, तो अब ऑन हम सरफेस एरिया के लिए यूज़ करते हैं, ट्री सरफेस है ना। अपान हम मुख्तलिफ केसेस में यूज़ करते हैं, जैसे डिपेंड अपॉन, डिपेंड के बाद अपॉन यूज़ आता है, या कोई एक एक्शन किसी और एक्शन के बाद, फॉर एग्जाम्पल अपॉन नोइंग या ऑन नोइंग वगैरह, उस तरह के केस में अपॉन या ऑन हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर चूँकि ट्रीज़ एक बाउंड्री हो गई, उसकी लीव्स वगैरह उसकी बाउंड्रीज हो गई, इसलिए यहाँ पर एन हम दूसरी तरह के केसेस में यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ लिमिटेड हो एक जगह था। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर इन द क्लास, तो अब ये क्लास की बाउंड्रीज हो गई, वहाँ पर मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैंने इन यूज़ किया। अब ये बाउंड्रीज फिजिकल भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। मिसाल मैं कहता हूँ कि दिस पॉइंट इज़ नॉट इन माई माइंड। अब माइंड जो है ये एब्स्ट्रैक्ट बाउंड्रीज हो गई, तो यहाँ पर इन यूज़ किया। दे आर इन रिलेशनशिप, तो इन रिलेशन ये बाउंड्रीज भी एब्स्ट्रैक्ट हो गई, इन आ गए, तो बाउंड्रीज फिजिकल भी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। सेंटेंस नंबर 4, आई सेड इट डैश हिज फेस। ऑप्शन से एट ऑन टू अपॉन। अगेन अगर हम मदर टंग इंटरफेरेंस की वजह से प्रपोजिशन यूज़ करेंगे तो हम ऑन यूज़ करेंगे, कि मैं ये बात उसके मुंह पे कह सकता हूँ, तो ऑन। लेकिन इस तरह के केसेस में जब हम कोई चीज़ किसी बंदे को ओपनली कहे, उसके लिए प्रपोजिशन यूज़ होता है टू। सेंटेंस करेक्ट इस तरह होगा, आई सेड इट टू हिज फेस। सेंटेंस नंबर 5, द मैनेजर डैश द रिसीप्ट ऑफ माई लेटर प्रॉम्प्टली। अब इसके साथ ऑप्शन है एक्सेप्टेड, रियलाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड, एक्नॉलेज्ड। तो एक्सेप्ट हम कोई रिक्वेस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर फेसबुक पे हम कहते तो कि मिस्टर सो एंड सो एक्सेप्टेड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट, तो वहाँ पर एक्सेप्ट इस तरह के केसेस में हम यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हम रिक्वेस्ट करते हैं उसकी फिर एक्सेप्शन या रिजेक्शन होती है। रियलाइज्ड ये होता है जब हम किसी चीज़ को मानते हैं, दिमाग में आ जाता है कि हाँ मैं इस चीज़ को मानता हूँ, ये मेरे जहन में। मिसाल मैं कहता हूँ आई रियलाइज्ड दैट यू वर बिजी, फॉर एग्जांपल। तो इस तरह के केसेस में रियलाइज है जब हम किसी इवेंट को या किसी फिनोमिना को वगैरह को मानते हैं या उसके बारे में हमें इल्म होता है। रिकॉग्नाइज ये है जब हम किसी चीज़ की सिग्निफिकेंस या इम्पोर्टेंस को, जिस तरह हम कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड एक्टर्स, रिकॉग्नाइज्ड कैरेक्टर्स, उस तरह के केस में हम रिकॉग्नाइज यूज़ करते हैं। एक्नॉलेज
लास्ट ऑप्शन है। तो अब यहाँ पर रिसीव है, तो इस तरह के केसेस में एक्नॉलेज अप्रोप्रिएट ऑप्शन है जो अवेलेबल 4 ऑप्शन है। उसकी रीज़न ये है कि एक्नॉलेज है कि जब हम किसी एक चीज़ की वजह से कोई और एक्शन परफॉर्म करते हैं, मिसाल रिसीव दिखाया उसने, तो उसकी जब एक्नॉलेजमेंट होती है उसकी जो वर्थ है, वैल्यू है, वो एक्सेप्ट की जाती है ताकि उसकी जरिए कोई और चीज़ फिर वो परफॉर्म कर सके। रिसीव के ज़रिए उसको कोई फूड इन रिटर्न मिलेगा या वो एंट्री करेगा वगैरह। तो इस तरह की अब रिकॉग्नाइज में भी हम किसी चीज़ की वर्ड सिग्निफिकेंस को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं होता कि किसी इसकी बदले में फिर हमें कोई और चीज़ मिलता हो। लेकिन एक्नॉलेज में ये होता है कि उसके बदले में फिर कोई और चीज़ या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मिसाल हम किसी के अंडर काम करते हैं, किसी बॉस के अंडर, अब बॉस कोई स्टेटमेंट देता है तो हम उसको कहते हैं एक्नॉलेज। तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबल थे हम ये चीज़ इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट देने के लिए कि हाँ हम तक ये स्टेटमेंट पहुँच गई। तो उस तरह की केस में एक्नॉलेज, तो यहाँ पर इसलिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो एक्नॉलेज है। सेंटेंस नंबर 6, मोस्ट फॉरेन स्टूडेंट्स डोंट लाइक अमेरिकन ऑफिस। अमेरिकन एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडजेक्टिव की कोई प्लूरल नहीं होती। ऑफिस एंड डैश, आई डोंट, आइदर डोंट, नीदर डोंट आई, नीदर डू आई। सबसे पहले तो ये डबल नेगेटिव है तो ये तो रॉन्ग हो गया, इसके साथ कोई एक्शन परफॉर्मर नहीं है। अब आई डोंट डू, नीदर डू आई। अब जब कोई एक नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं हम, उसके बाद हम कोई और नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं कि मैं भी ये या कोई और पर्सन भी ये काम नहीं करता, तो उस तरह के केसेस में हम यूज़ करते हैं आई या ही, डजंट आइदर या डोंट आइदर। आई मतलब सब्जेक्ट और उसके साथ फिर नॉट और उसके बाद फिर आइदर आता है, टू नहीं आता। तो अगर यहाँ पर आई डोंट आइदर होता तो फिर करेक्ट होता, लेकिन आई डोंट आइदर नहीं है तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है नीदर डू आई। यहाँ पर एक तो ये है कि नीदर आ गया, तो नीदर आ गया तो नीदर के साथ दोबारा डोंट नहीं आ सकता, इसलिए ये वाला गलत हो गया। सेकंड पॉइंट ये कि जब नीदर, नार वगैरह सेंटेंस में आ जाए तो फिर हम इन्वर्जन करेंगे। इन्वर्जन मीन हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट बाद में लगाएंगे। यहाँ पर नीदर पहले यूज़ हुआ है, उसके बाद फिर डू, उसके बाद आई। डू और आई की इन्वर्जन हुई। इन्वर्जन मीन पोजीशन रिवर्स हुई है, डू पहले आया है, आई उसके बाद। सेंटेंस नंबर 7, वी डैश टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स व्हेन दे आर ओल्ड। अब कुड तो हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं पास्ट में, तो यहाँ पर तो कोई नहीं कि हमारे ये पॉसिबल है कि हम उनकी केयर करें। वुड इंटेंशन शो करने के लिए या पास्ट में कोई एक्शन हैबिचुअल हो, तो ये तो पास्ट की बात ही नहीं हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। इसी तरह माइट भी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी वगैरह के लिए यूज़ होता है। आर्ट टू ओब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है, तो ये ओब्लिगेशन है कि जब पेरेंट्स ओल्ड होते हैं तो हमें उनका ख्याल रखें, तो इसलिए आर्ट टू यहाँ पर यूज़ होगा। आर्ट टू एक सेमी मॉडल वर्ब है, सेमी मॉडल वर्ब है, इसके 2 वर्ड्स है, बाकी मॉडल वर्ब से इसलिए मुख्तलिफ है। शुड, में, माइट, कैन, कुड, ये मॉडल वर्ड्स है। आर्ट टू, हेड टू, हैव टू, डेयर नॉट, हेड बेटर, वुड रादर, ये सेमी मॉडल वर्ड्स है क्योंकि इनकी 2 वर्ड्स होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर दोनों के सेम है। जिस तरह शुड के बाद बेस फॉर्म लगाते हैं, उसी तरह आर्ट टू के बाद, हेड बेटर के बाद, हेड टू के बाद, हैज़ टू, हैव टू के बाद भी हम बेस फॉर्म लगाते हैं। लास्ट, यूसुफ डैश इन द गार्डन द होल ऑफ यस्टरडे। अब ये एक्शन है और एक्शन के साथ ये जो है द होल ऑफ यस्टरडे, तो जब एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम मेंशन हो, एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम मीन्स कोई एडवर्ब हो या एडवर्बियल हो, एडवर्बियल मीन्स या एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लास हो, एडवर्ब इक्विवेलेंट हो, वो पास्ट में कोई टाइम शो कर रहा हो, पास्ट का कोई टाइम एक एक्शन के लिए एक्सप्रेस कर रहा हो, तो उस तरह के केसेस में सबसे पहले बात तो ये है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज़ कर सकते। ये जो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट वगैरह पे लेक्चर्स अपलोड के पॉइंट में उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। पास्ट टाइम एडवर्ब जब आया हो तो वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं यूज़ करेंगे। सेकंड पॉइंट, अब वाज डूइंग, वाज डिगिंग हम उस वक्त मतलब पास्ट कंटिन्यूस, जब एक एक्शन कंटिन्यूटी में हो पास्ट में और उसी दौरान कोई एक्शन और एक्शन अगर हो जाए, तो यहाँ पर उस तरह कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि ये एक्शन कंटिन्यूटी में था और उस वक्त कोई और एक्शन अगर हुआ। ग्रामेटिकली तो ये करेक्ट आ सकता है, हम कहेंगे ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, लेकिन
ऑप्शन में अप्रोप्रिएट को देखना है, क्योंकि 3 ऑप्शन में से तो एक नहीं करेक्ट कर सकते। ग्रामेटिकली तो हैज़ डग के अलावा बाकी तीनों करेक्ट आ सकते हैं, वाज डिगिंग, डग, हैड डग, लेकिन अप्रोप्रिएट को देखना है कि अप्रोप्रिएट कौन सा है। तो वाज डिगिंग हम उस वक्त पास्ट कंटिन्यूस उस वक्त यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन कंटिन्यूटी में हो पास्ट में और उसी दौरान कोई और एक्शन आकर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ व्हेन आई वॉज रीडिंग माई फ्रेंड्स केम, मैं रीडिंग कर रहा था उसी दौरान फ्रेंड्स आगे कोई और एक्शन, तो इस तरह पास्ट कंटिन्यूस यूज़ करती है। पास्ट परफेक्ट उस वक्त यूज़ करती है जब पास्ट में 2 एक्शंस अगर हो चुकी हो, एक एक्शन पहले एक उसके बाद, तो जो एक्शन पहले अगर होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, जो उसके बाद अगर होता है उसके लिए हम पास्ट सिंपल। इसकी मैं काफ़ी एग्जांपल दे चुका हूँ जो मैंने पास्ट परफेक्ट पे अपलोड की है लेक्चर। लेट्स सपोज मैं अगर कोई और एग्जांपल दूँ तो इस तरह होगा कि बिफोर पेशावर ज़ल्मी बीट लाहौर कलंदर, फॉर एग्जांपल दे हैड क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल। लेट्स सपोज पेशावर ज़ल्मी पहले क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए, उसके बाद उन्होंने लाहौर को हराया। दूसरा केस में हम कहेंगे बिफोर पेशावर बीट लाहौर दे हैड क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल, या हम जो मेन क्लास है उसको पहले भी लेके आ सकते, इस तरह भी कह सकते हैं पेशावर हैड क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल बिफोर दे बीट लाहौर। तो जो एक्शन पहले है उसके लिए हमने पास्ट परफेक्ट यूज़ किया, उसके बाद जो एक्शन हुआ उसके लिए हमने पास्ट सिंपल यूज़ किया। तो यहाँ पर वो भी कोई 2 एक्शंस नहीं है, एक ही एक्शन मेंशन हुआ है, तो ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो डग पास्ट सिंपल एक अप्रोप्रिएट टेंस यहाँ पर बनेगा। उसकी रीज़न ये होगी कि जब पास्ट टाइम ऑफ एडवर्ब मेंशन हो तो वहाँ पर हम यूजुअली पास्ट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। फिलहाल के तौर पर मैं कहूँ कि आई हैव विजिटेड पेशावर येस्टरडे, ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि येस्टरडे एक एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम है और जिस तरह मैंने कहा एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम अगर आ जाए वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज़ करते। आई विजिटेड पेशावर येस्टरडे, ये अप्रोप्रिएट सेंटेंस बन गया, आई विजिटेड पेशावर येस्टरडे। तो इसलिए इसके साथ जो करेक्ट ऑप्शन है वो डग। तो सेंटेंस करेक्ट इस तरह होगा, यूसुफ डग इन द गार्डन द होल ऑफ येस्टरडे।